स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं अर्चना सिंह जुक्ता एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी की एक सीरीज चला रहे हैं, यानी श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक कदम ऊपर 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 इस तरह से जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम आपको कई विषय पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा वाक्य और उसके भेद। इससे पहले हमने आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वर्तनी ये सब हम आपको करवा चुके हैं। तो वीडियो अपनी शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कमेंट्स करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, और आज का हमारा विषय है वाक्य और उसके भेद। तो सबसे पहले बताएंगे आपको कि वाक्य क्या होते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। सार्थक से मतलब क्या है कि वो जिस तरह से लिखा हुआ है, तो उस वाक्य का, उन शब्दों के समूह का जो हमारा वाक्य है उसका अर्थ हमें बिल्कुल वैसे ही पता चले जैसे कि लिखने वाला या कहने वाला चाहता है। बहुत सीधे साधे अगर हम सरल शब्दों में बताएं तो हमने यहाँ लिखा भी है, हम आपको पढ़कर सुना देते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जो अपने भाव या अर्थ को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता है। पूर्ण रूप से जब वो अभिव्यक्त करता है तब वो वाक्य कहलाता है। अब जैसे यहां पर हमने लिखा हुआ है कि विभा पानी भरती है। अब यहां पे बिल्कुल हमें स्पष्ट हो रहा है कि कौन है और क्या करती है। तो विभा यहां पर काम कर रही है, और क्या काम कर रही है? पानी भरने का। इसी प्रकार जैसे विभोर ढोलक बजाता है, बिल्कुल साफ हमें पता चल रहा है, हमें पूर्ण अर्थ इसका पता चल रहा है कि विभोर है और वो ढोलक बजाता है या बजा रहा है। तो एक जो हमारा वाक्य होता है वो सार्थक शब्दों का समूह तो होगा ही, उसमें जो है व्याकरण का नियम भी लगता है। व्याकरण का नियम क्या है कि एक सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं, और ये व्याकरण के नियम के अनुसार ही हम लिखते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को व्याकरण के नियमों के अनुसार ही क्रम में रखा जाता है। अगर हम इसका क्रम बदल दें तो फिर ये थोड़ा सा उतना प्रभाव हमारा वाक्य नहीं छोड़ता है। अब क्रम क्या है? सबसे पहले कर्ता आना चाहिए, उसके बाद हमारा कर्म, और उसके बाद क्रिया। कई बार हमारे पास कर्म नहीं होता तो भी हमारा वो वाक्य पूर्ण हो जाता है। जैसे बहुत छोटा सा वाक्य है, मान लीजिए कि राम गया। अब यहां पर हमारे पास सिर्फ कर्ता है और हमारे पास क्रिया है, यहां कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें पूर्ण अर्थ दे रहा है, और व्याकरण के नियम के अनुसार ही हमने इसे रखा है, लिखा है। पहले कर्ता और फिर क्रिया, बीच में आता है ना कर्म, तो कर्म हमारे पास नहीं है, तो भी ये हमारा वाक्य हो जाएगा। ये हमारा पूर्ण वाक्य है। अब जो वाक्य है हमारे, उसके दो अंग होते हैं। घटक भी कह सकते हैं इसको, पुरानी पुस्तकों में आपको घटक लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो हमारे वाक्य हैं इसके दो अंग होते हैं, और ये अंग किसके आधार पर होते हैं? ये अंग होते हैं हमारे क्रिया के आधार पर और कर्ता के आधार पर। यानी कर्ता और क्रिया के आधार पर हमारे पास वाक्य के दो अंग होते हैं। सबसे पहला होता है उद्देश्य। वाक्य में जो कार्य कर रहा होता है वो हमारा उद्देश्य कहलाता है। यानी उद्देश्य जो है, अब जो हमारा वाक्य है उसमें कौन करेगा कार्य? कौन करेगा? कर्ता ही करेगा ना। तो जो उद्देश्य होता है वही हमारा कर्ता होता है। लेकिन अंग की बात हम कर रहे हैं यहां पर, तो हम यही कहेंगे कि एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो कर्ता और उद्देश्य एक ही बात होती है। विधेय क्या होता है? विधेय वाक्य के अंदर कर्ता जो कुछ बता रहा है वो हमारा विधेय होता है। सरल शब्दों में इसको समझें कि जो हमारा काम करने वाला कर्ता है
वो तो हमारा उद्देश्य हुआ। उसके अलावा जो भी हमारे पास वाक्य में बचा होता है वो हमारा विधेय कहलाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कर्ता नहीं होता, यानी हमारे पास ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कोई काम करने वाला नहीं होता, जैसे यह साड़ी हरी है। हरी है ऐसा मतलब हरे रंग की है। अब यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, काम नहीं किया जा रहा है, तो जिसके विषय में हम बात करते हैं वो भी हमारा कर्ता ही कहलाता है। भाई या तो काम करने वाला होगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जैसे हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि विभोर ढोलक बजाता है, तो इसमें ढोलक बजाने का काम कौन कर रहा है? विभोर कर रहा है, यानी विभोर हमारा क्या है? कर्ता है ना, वही उद्देश्य है। अब यहां पर कोई काम तो हो नहीं रहा है, लेकिन ये हमारा पूर्ण वाक्य है, तो इसमें किसकी बात हो रही है, किस विषय के बारे में बात की जा रही है, वो भी हमारा कर्ता ही होता है। तो यहाँ पे साड़ी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे साड़ी जो है वो हमारी कर्ता होगी। अब है हमारा विधेय। विधेय हम आपको बता चुके हैं कि कर्ता के बाद जो भी वाक्य में बच जाता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है विधेय। अब यहां पर हमने लिखे हुए उदाहरण आपको पहले ये डिस्कस कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब जैसे दादी कहानी सुनाती है, अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है? कहानी सुनाने का काम कौन कर रहा है? दादी। तो ये क्या हुआ? हमारा उद्देश्य हुआ, और यही क्या हुआ? हमारा कर्ता भी हो गया। और अब उद्देश्य तो हमारा दादी हो गया, अब कहानी सुनाती है, वाक्य में क्या बचा? दादी के अलावा क्या बचा वाक्य में? कहानी सुनाती है। तो कहानी सुनाती है ये हमारा हुआ विधेय। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य से क्या अर्थ प्रकट हो रहा है और वाक्य की रचना किस प्रकार हुई है, इस आधार पर हमने वाक्य के दो भेद किए, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। अब जो हमारे पास अर्थ के आधार है, यानी अर्थ के आधार पर हमारे पास जो वाक्य हैं वो है 8 प्रकार के। अभी एक एक करके आपको बताएंगे। तो इसका अर्थ ये है, यानी अर्थ के आधार पर जो हमारे पास वाक्य है वो उनसे क्या मतलब है? तो उनसे ये अर्थ है कि वाक्य से का क्या अर्थ और भाव प्रकट हो रहे हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य के इसी आधार पर हमने वाक्य के 8 भेद किए हैं। यानी जो वाक्य हमारे पास है उसमें से क्या अर्थ निकल कर आ रहा है, इस आधार पर, अर्थ के आधार पर हम वाक्य कहते हैं, और ये 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास विधानवाचक। अब विधान का अर्थ ही होता है नियम। तो जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने या कोई जानकारी या सूचना मिलती है वो हमारा होता है विधानवाचक वाक्य। ये हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए, कोई सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जानकारी कोई मिलती है। अब जैसे मान लीजिए सूरज पूरब से निकलता है तो हमें जानकारी मिल रही है क्या? कि सूर्य जो है वो पूरब दिशा से निकलता है। ऐसे ही लिली दिल्ली गई, ये भी हमें एक जानकारी मिली इस वाक्य से भी। फिर हम रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ये भी हमें एक जानकारी मिली या सूचना मिली। तो जिन वाक्यों के द्वारा हमें कोई जानकारी मिलती है या कार्य करने का बोध होता है या फिर जो है कोई सूचना के साथ साथ जानकारी मिल जाती है, तो वहां पे हमारा विधानवाचक वाक्य होता है। और इनका क्रम उसी प्रकार लिखा जाता है व्याकरण के नियमों के अनुसार। व्याकरण के नियमों के अनुसार कैसे? कि सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया। अब दूसरे प्रकार का हमारा वाक्य है निषेध वाक्य। तो निषेधवाचक जो होते हैं, निषेध शब्द का अगर हम अर्थ लें तो ना होता है, मना करना होता है। तो जिन वाक्यों के द्वारा हमें कार्य ना होने का बोध होता है या कार्य करने के लिए मना किया जाता है, वो हमारा होता है निषेधवाचक। हमने यहाँ पे ये देखिए उदाहरण लिखे हैं, दीदी नहीं आएगी।
तो ना आने का यानी आने का काम नहीं हो रहा है। फिर है मैंने निबंध नहीं लिखा, ये अंक की बिंदी है यहां पर, मैंने निबंध नहीं लिखा, तो यहां भी कार्य नहीं हो रहा है, इसका अर्थ हमें पता चल रहा है। इसके लिए हमारे पास नहीं, मत, ना, न, इनका हम प्रयोग करते हैं। सीधे तरल से अगर मतलब तरीके से आप समझें, सीधे बिल्कुल तरीके से, सरल तरीके से अगर आप समझें तो जिन वाक्यों में काम का ना होना पाया जाता है या जो वाक्य काम ना होने का अर्थ देते हैं, और इनके अंदर यानी ऐसे वाक्यों के अंदर नहीं, ना, मत आदि का प्रयोग होता है। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक। अब इसमें प्रश्न से, जैसे आपको नाम पता चल रहा है नाम से ही, तो प्रश्न पूछे जाते हैं। इन वाक्यों के अंदर जितने भी हमारे प्रश्न सूचक शब्द हैं, क्या, कौन, किसने, कैसे, कब, किसको, कहां, इन सब शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों के अंदर होता है। प्रश्न पूछे जाते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। इस तरह से ऐसे करके एक चिन्ह होता है, यह भी इसकी एक पहचान होती है। अब जैसे आप कहां रहते हैं, तो यहां पर ये जो कहां है ये हमें प्रश्न का बोध करा रहा है। अब ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये दो तरह से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले ही वाक्य में लगा होता है, यानी वाक्य का जो आरंभ है वो क्या से होता है। और दूसरा जो है वो उसमें जो प्रश्न सूचक हमारे शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। अब देखिए ना, यहां पर बीच में आ रहा है कहां, और यहां पे आरंभ में भी आ रहा है, वाक्य आरंभ ही क्या से हो रहा है। इनमें जो है जितने भी प्रश्न सूचक शब्द हैं वो आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। चौथा हमारा है आज्ञावाचक। आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, उपदेश देने का बोध होता है। किनसे? वाक्यों से। तो जो वाक्य हमें अनुमति, आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश का बोध कराते हैं, इसका हमें पता चलता है जिन वाक्यों के माध्यम से, वो हमारे आज्ञावाचक कहलाते हैं। अब जैसे यहां हमने उदाहरण लिखे हैं, दरवाजा बंद कर दो, आज्ञा है ये, बंद कर दो। आप जा सकते हैं, ये अनुमति है, आप जा सकते हैं। इनका एक वैसी टिप्स दे देते हैं आपको, इसमें जो आज्ञा दे रहा है उसका कोई हमें पता नहीं चलता है इन वाक्यों में। अब जैसे दरवाजा बंद कर दो, तो कौन कह रहा है ये हमें नहीं पता चल रहा है, सिर्फ एक सीधी आज्ञा दे दी गई है। जैसे आप जा सकते हैं, तो ये कौन कह रहा है ये हमें नहीं पता चल रहा है ना, इस तरह से। पांचवें प्रकार के हमारे वाक्य होते हैं संकेतवाचक। किसी कार्य का होना दूसरे कार्य के ऊपर निर्भर करता है, यानी इन वाक्यों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि एक जो वाक्य है वो दूसरे के ऊपर निर्भर है। अब जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अब यहां पर जो सफल होने वाला कार्य है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? परिश्रम करने के ऊपर निर्भर कर रहा है, यानी एक वाक्य का संकेत दूसरे के ओर हो रहा है। अब जैसे यहां पर हमने ये जो इस तरह का वाक्य लिखा है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, इसी प्रकार यदि आप वहां होते तो झगड़ा ना होता। अब यहां पे झगड़ा ना होना जो है उसका संकेत किसकी तरफ है? आपके यहां ना होने से। तो एक किसी भी कार्य का होना दूसरे कार्य के ऊपर निर्भर करता है। एक वैसी टिप्स दे देते हैं, 99% वाक्यों में समझिए आप कि यदि का प्रयोग होता है इन वाक्यों में। छठा हमारा है संदेहवाचक। तो कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है, यानी कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
श्योर नहीं है कुछ भी, पक्का नहीं है कुछ भी, संभावना बनी रहती है कि होगा भी या नहीं भी होगा। एक संदेह रहता है। वाक्य पढ़कर भी हमें पता चलता है कि संदेह की स्थिति है कार्य होने या ना होने में। अब जैसे शायद विभु बाहर गया हो, अब पक्का नहीं पता है कि विभु बाहर ही गया है, हो सकता है बाहर ना भी गया हो सकता है गया हो, दोनों ही संभावना इसमें आ रही हैं। यानी कार्य में होने में हमें संदेह पता चल रहा है। शायद भी शायद यह बैंक में काम करता है। अब पक्का नहीं पता कि काम बैंक में ही करता है या कहीं और, शायद करता भी है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो संदेह की स्थिति है। संभावना प्रकट की जा रही है, संभवतः वह परसों लौट आए। अब संभवतः यानी संभव है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी वह परसों लौट भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, यानी जो संदेह की स्थिति है वो बनी रहती है। इन वाक्यों में ज्यादातर शायद संभवतः का प्रयोग होता है। सातवां हमारा है इच्छावाचक। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है। वाक्य जब हम पढ़ते हैं या हमसे कोई वाक्य कहता है तो हमें लगता है कि ये अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, इस तरह का स्थिति जो है वाक्य से हमें समझ में आती है। अब जैसे काश आप मन लगाकर पढ़ लेते, तो यहां पर इच्छा प्रकट की जा रही है कि आप मन लगा के पढ़ते तो शायद और अच्छा परिणाम आता। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहां भी इच्छा है कि आप यात्रा पे जा रहे हैं तो वो मंगलमय हो। आपकी आयु लंबी हो, यहां पर आशीर्वाद भी आ रहा है। जैसे आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, तो ये क्या है? आशीर्वाद है, इच्छा भी है। ठीक है, तो जिन वाक्यों के द्वारा इच्छा, आशा, आशीर्वाद आदि का हमें बोध होता है, वो हमारा होता है इच्छावाचक वाक्य। इसमें भी जो है वो काश का प्रयोग ज्यादा होता है। इन वाक्यों में काश शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। सब में हो ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर में ऐसा होता है। अब हमारे पास है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे पास मतलब 3 प्रकार के वाक्य हैं। अब ये किस आधार पे हमने 3 प्रकार के वाक्य बनाए कि जो वाक्य है वो किस तरह से रचा गया है। वाक्य की जो रचना हुई है, वाक्य को जो हमने फ्रेम किया है, वो किस आधार पर किया है। तो इस आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिनमें सबसे पहला है सरल वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया और एक कर्ता होता है। अभी हमने जब आपको पढ़ाए वाक्य अर्थ के आधार पर और विधानवाचक पढ़ाया, तो उसमें सब में बताया ना कि कर्ता, क्रिया और कर्म होते हैं हमारे पास वाक्य के अंदर, और हम उसे व्याकरण के नियमों के अनुसार रखते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य होता है वही हमारा क्या होता है? कर्ता होता है। अभी ये भी पीछे बताया, अभी आपको पढ़ाने से पहले जब शुरू में पढ़ाया था तो यही बताया था। तो इनमें एक उद्देश्य और एक हमारे विधेय, यानी उद्देश्य हमारा क्या है? कर्ता है। तो कर्ता होता है एक और एक मुख्य क्रिया होती है। कई बार कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रिया के शब्द आ जाते हैं, लेकिन उनमें मुख्य क्रिया हमारी एक ही होती है। तो बिल्कुल सरल होते हैं ये, इसीलिए इनका नाम रखा सरल वाक्य। अब यहां हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। बालक खेलता है, बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है, रानी सवेरे से पढ़ रही है, परम चित्र बनाता है। अब इन सभी वाक्यों में यह बिल्कुल सरल वाक्य है। देखिए ना, कोई झोल मोल तोल कुछ भी नहीं है। रचना भी इनकी बिल्कुल आसानी से हुई है। एक वाक्य के अंदर यहाँ पर देखिए कर्ता है, ये क्रिया है। यही तो हमारे वाक्य हैं जिनमें व्याकरण के नियम के अनुसार हम कर्ता, क्रिया और कर्म लिखते हैं। बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है, बच्चा यहाँ पर हमारा उद्देश्य यानी कर्ता हो गया है, और बाकी जो है ये सब हमारा क्या है? ये सारा का सारा हमारा विधेय है
है ना, यानी जो बचा है जितना भी वाक्य का हिस्सा। अब ये रानी सवेरे से पढ़ रही है, तो रानी क्या हो गई, हमारी कर्ता हो गई, यानी एक कर्ता हमारा होना है, और बाकी हमारा यहाँ पे ये सारा जो है क्रिया है, ये पढ़ रही है, ये हमारी क्रिया है, और पूरा हमारा क्या है, ये विधेय है सारा का सारा। तो अब इसमें जैसे पढ़ रही है, यहाँ पर क्रिया के जो शब्द हैं वो 3 आए हुए हैं, है ना, लेकिन इसमें पढ़ना जो है वो पढ़, ये हमारी मुख्य क्रिया है। परम चित्र बनाता है, अब इसमें ये परम हमारा उद्देश्य है यानी कर्ता हो गया, और ये बनाता है हमारा क्या है, क्रिया हो गई यानी विधेय हो गया। तो आज की ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि जब लंबी वीडियो होती है तो आप लोग देखते नहीं है, बोर हो जाते हैं। तो रचना के आधार पर हमने आपको ये 3 वाक्य बताए हैं, उनमें से एक सरल वाक्य हमने यहाँ बता दिया है। अब आपसे विदा लेंगे, और अगली वीडियो में हम वाक्य के ही जो बचे हुए हमारा भाग है वाक्य का, वही आपको करवाएंगे। तो जब तक हम अगली वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए अर्चना सिंह को दीजिए अनुमति, नमस्कार। और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आ गया, पसंद आई, तो कृपया इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।